ज्ञान निद्रा में आपका स्वागत है। अगर आप उन लोगों में हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी कहानी जानना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये कोई क्लास नहीं है और ना ही ये सिर्फ एक साइंस वीडियो है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हर सवाल आपको एक नए रहस्य तक ले जाएगा। अगर आप आखिर तक हमारे साथ रहे तो E=mc² आपके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं रहेगा, बल्कि ब्रह्मांड को समझने की एक नई नज़र बन जाएगा। चैप्टर 1, द क्लॉकवर्क यूनिवर्स। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक सवाल ने दुनिया के सबसे होशियार दिमागों को पागल कर दिया था, इतना पागल कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी की सोच एक झटके में बदलनी पड़ी, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मासूम सी चीज़ से, वो चीज़ जो अभी भी आपकी आंखों तक पहुंच रही है इस वीडियो को देखने के लिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोशनी की। और इसी रोशनी ने आइजैक न्यूटन के बनाए हुए उस परफेक्ट ब्रह्मांड को चकनाचूर कर दिया था। चलिए वापस चलते हैं उस दौर में जब इंसान को लगता था कि उसने भगवान का पूरा गणित सुलझा लिया है। क्या आपने कभी अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को गौर से देखा है? उसके अंदर छोटे छोटे गियर्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटीक तालमेल में घूमते हैं। एक गियर हिलता है तो बाकी सब अपने आप बिना गलती किए उसी लय में चलने लगते हैं। इंसान सदियों से यही मानता आया था कि ये पूरा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही है, एक विशाल, परफेक्ट और कभी ना रुकने वाली मशीन। और सच कहें तो उस समय ये बात गलत भी नहीं लगती थी, क्योंकि जहां भी इंसान ने देखा उसे नियम ही नियम दिखाई दिए। जैसे चांद हर रात अपनी तय की हुई कक्षा में लौट आता था, सूरज हर सुबह ठीक समय पर उगता था और हर शाम ठीक समय पर डूब जाता था। मौसम बदलते थे मगर एक तय क्रम था। ऐसा लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड किसी अदृश्य घड़ीसाज ने बनाया हो, उसे परफेक्ट तरीके से जोड़ा हो और फिर हमेशा के लिए चाबी देकर छोड़ दिया हो। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही था? क्या ब्रह्मांड सिर्फ एक मशीन है, या फिर हम उसकी कहानी का सिर्फ पहला पन्ना पढ़ पाए थे? तो चलिए जानते हैं। बात है 17वीं सदी की। विज्ञान उस समय अपने बचपन में था। ज़्यादातर सवालों के जवाब मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों से दिए जाते थे, ना कि प्रयोगों और गणित से। उससे कुछ दशक पहले ही गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों को अपनी बात कहने की कीमत चुकानी पड़ी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ना कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर। उसी दौर में दुनिया एक ही सवाल के घेरे में दो हिस्सों में बटी हुई थी। पहला हिस्सा था हमारी धरती, जिसे लोग अपूर्ण मानते थे। यहाँ चीज़ें टूटती हैं, घिसती हैं, बूढ़ी होती है और आखिरकार खत्म हो जाती है। और दूसरा हिस्सा था आसमान, जिसे लोग दिव्य और परफेक्ट मानते थे। लोगों का मानना था कि अंतरिक्ष के नियम धरती से बिल्कुल अलग हैं। वहाँ सब कुछ एक चमत्कार जैसा लगता है, जिसे इंसानी दिमाग छू भी नहीं सकता। यानी दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग नियम, यही सदियों पुरानी सोच थी। और तभी एक ऐसा वैज्ञानिक आया जिसने प्रकृति से कहा, मैं तुम्हें मानूंगा नहीं, मैं तुम्हें परखूंगा। और वह वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने अपनी कलम उठाई और गणित की भाषा में पूरे ब्रह्मांड के नियम लिख दिए। साल था 1687 और किताब का नाम था फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, विज्ञान के इतिहास की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक। न्यूटन ने वर्षों तक गति, बल और गुरुत्वाकर्षण का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने दिखाया कि पेड़ से गिरता हुआ सेब और पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ चांद दोनों एक ही नियम का पालन करते हैं, और वो नियम था गुरुत्वाकर्षण। यानी प्रकृति अलग अलग नियमों से नहीं चलती। धरती और आसमान के लिए अलग अलग कानून नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड कुछ गिनी चुनी सार्वभौमिक नियमों से चलता है। ये खोज इतनी क्रांतिकारी थी कि विज्ञान की पूरी दिशा हमेशा के लिए बदल गई। पहली बार
इंसान को लगा कि ब्रह्मांड को समझा जा सकता है, गणित की भाषा में लिखा जा सकता है और शायद एक दिन पूरी तरह समझ भी लिया जाएगा। न्यूटन ने ब्रह्मांड को दो साफ सुथरे खानों में बांट दिया। पहला मास यानी पदार्थ, वो सब कुछ जिसे हम छू सकते हैं, तौल सकते हैं, और दूसरा एनर्जी यानी ऊर्जा, वो जो चीज़ों को हिलाती है, गर्म करती है और चमकाती है। न्यूटन के नियमों में इन दोनों के बीच एक अटूट दीवार थी। पदार्थ पदार्थ है, ऊर्जा ऊर्जा है। ये दोनों कभी एक दूसरे में नहीं बदल सकते। एक पत्थर कभी रोशनी नहीं बन सकता और रोशनी का कभी कोई वजन नहीं हो सकता। ये नियम इतना पक्का माना जाता था कि इस पर सवाल उठाना भी बेवकूफ़ी लगता था। अगली 2 सदियों तक दुनिया इसी परफेक्ट मशीन पर नाचती रही। न्यूटन के नियमों की मदद से हमने भाप के इंजन बनाए, बड़े बड़े पुल बनाए, तोप के गोलों का रास्ता पहले से नाप लिया, यहाँ तक कि आसमान में मौजूद एक नए ग्रह नेपच्यून की मौजूदगी सिर्फ गणित से भविष्यवाणी करके ढूंढ निकाला। वैज्ञानिकों को लगने लगा कि अब खोजने के लिए कुछ बचा ही नहीं। एक मशहूर वैज्ञानिक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भौतिकी में अब सिर्फ छोटी छोटी डेसिमल पॉइंट की गलतियां सुधारना बाकी है। ब्रह्मांड की किताब मानो पूरी लिखी जा चुकी थी। इंसानियत इस बात से बेहद खुश थी कि उसने कुदरत के नियमों को कैद कर लिया है। सब कुछ एकदम सटीक, एकदम गणितीय था। हमें लगा हम भगवान के बनाए मास्टर प्लान को पूरी तरह समझ चुके हैं कि अब कुदरत के पास हमें चौंकाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी इंसान ये कहता है कि वो सब कुछ जानता है, तभी कुदरत एक ऐसा सवाल सामने ले आती है जो इंसान के अहंकार को चकनाचूर कर देता है। और इस बार वह सवाल आया एक बहुत ही साधारण रोजमर्रा की चीज के रूप में, और वह चीज थी प्रकाश। 19वीं सदी के आखिर में कुछ वैज्ञानिकों ने एक अजीब सा प्रयोग किया जिसे आज हम माइकलसन मार्ले एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। मकसद था ईथर नाम के एक ऐसे अदृश्य माध्यम को खोजना जिसमें से होकर रोशनी सफ़र करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा में होकर आवाज़ चलती है। लेकिन नतीजा सबकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट निकला। आखिर ये प्रकाश है क्या, और क्या ये वास्तव में न्यूटन के बनाए हुए नियमों को मानता है? और यहीं से शुरू होता है ब्रह्मांड का वह रहस्य जिसे सुलझाते सुलझाते दुनिया के सबसे महान दिमाग पागल होने की कगार पर आ गए थे। और क्या इसी सवाल के भीतर छिपा था वह रास्ता जो आगे चलकर दुनिया को उस मशहूर समीकरण तक ले जाने वाला था। चैप्टर 2, द मिस्ट्री ऑफ लाइट। एक ऐसी चीज की कल्पना कीजिए जो हर जगह मौजूद है, आपके कमरे में, आपकी आंखों में, पूरे ब्रह्मांड में, जिसके बिना ना जिंदगी है ना नजारा। लेकिन 150 साल पहले तक दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी नहीं जानते थे कि वो चीज असल में है क्या। ना ये ठोस थी, ना तरल, और ना ही गैस। ये किसी के हाथ नहीं आती थी, फिर भी हर तरफ फैली हुई थी। और इसी एक साधारण चीज को समझने की कोशिश में इंसान ने अपनी अब तक की पूरी समझ को तोड़ मरोड़ कर फिर से लिखा। आज बात करेंगे रोशनी के उस रहस्य की जिसने आइंस्टीन तक का रास्ता खोला। जब आप अपने कमरे में स्विच दबाते हैं और बल्ब जलता है तो रोशनी एक पल में पूरे कमरे को भर देती है। हम इसे नॉर्मल मानते हैं, ये इतना सामान्य लगता है कि हम कभी रुककर सोचते ही नहीं कि ये रोशनी आखिर है क्या। क्या यह कोई कण है या कोई लहर? और अगर यह एक लहर है तो वह चलती किस चीज में है? यही सवाल आने वाले समय में पूरे विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली बनने वाला था। न्यूटन ने ब्रह्मांड की मशीन तो समझा दी थी, लेकिन रोशनी, वो हमेशा से एक बागी रही है। वह कभी किसी नियम में फिट नहीं बैठी। रोशनी जितनी साधारण दिखती थी उतनी ही रहस्यमयी थी। वह दिखाई तो देती थी,
लेकिन पकड़ में नहीं आती थी। वह गर्मी भी दे सकती थी और जानकारी भी पहुंचा सकती थी। यह सवाल विज्ञान की सबसे पुरानी पहेली बन गया था। आखिर रोशनी बनी किस चीज की है? दोस्तों, 19वीं सदी की शुरुआत तक वैज्ञानिक बिजली और चुंबक को दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया मानते थे, जैसे इनका आपस में कोई लेना देना ही ना हो। पर तभी एक इंसान आया, माइकल फेराडे। फेराडे के पास कोई फॉर्मल गणितीय शिक्षा नहीं थी। वो एक किताब की दुकान में बुक बाइंडर का काम करते थे, लेकिन उनके हाथों में एक्सपेरिमेंट्स करने का गजब हुनर था। उसने बिना किसी भारी भरकम गणित के अपने साधारण एक्सपेरिमेंट से दुनिया को दिखा दिया कि बिजली और चुंबक अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फेराडे ने मशाल जलाई और उसके पीछे चल पड़ा एक और महान दिमाग, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल ने फेराडे के विचारों को गणित के जटिल समीकरणों में पिरो दिया और उन समीकरणों को मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहा गया। और मैक्सवेल के समीकरणों से जो नतीजा सामने आया, उसने पूरे विज्ञान को हिलाकर रख दिया। मैक्सवेल ने साबित कर दिया था कि रोशनी कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर है। बिजली और चुंबकत्व की लहरें जो साथ साथ एक दूसरे को जन्म देते हुए अंतरिक्ष में सफर करती है। लेकिन यही एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि ये खोज जितनी महान थी उतनी ही खतरनाक भी। इसने एक नया सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि हर लहर को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। समुद्र की लहर पानी में चलती है, आवाज हवा में चलती है, तो फिर प्रकाश की लहर किस में चलती है? इसे वैज्ञानिकों ने सोचा, जरूर पूरे ब्रह्मांड में कोई अदृश्य माध्यम मौजूद होगा जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हर जगह फैला हुआ है। उसी के सहारे प्रकाश यात्रा करता होगा, और उन्होंने उसका नाम रखा ईथर। उस समय यह विचार इतना तार्किक था कि लगभग हर बड़ा वैज्ञानिक इसे सच मान चुका था। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यह भी हिसाब लगाना शुरू कर दिया था कि ईथर कितना सख्त होना चाहिए ताकि रोशनी जैसी तेज लहर उसमें से गुजर सके। और अजीब बात यह थी कि गणित के हिसाब से ईथर को हीरे से भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था। फिर भी वो हमें महसूस तक नहीं होता था। वैज्ञानिकों को लगा कि प्रकाश एक ट्रेन जैसा है और ईथर उसकी अदृश्य पटरी। अगर ईथर नहीं होगा तो प्रकाश भी चल नहीं पाएगा। यह एक बहुत ही लॉजिकल सोच थी जो उस समय के हर बड़े वैज्ञानिक को सही लग रही थी। लेकिन रोशनी की रफ्तार वो सब कुछ बदल देने वाली थी। मैक्सवेल के गणित ने बताया कि रोशनी की स्पीड हमेशा फिक्स रहती है, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। अगर आप एक रॉकेट में बैठकर रोशनी की तरफ पूरी रफ्तार से भागे या फिर उससे उतनी ही रफ्तार से दूर भागे, तब भी रोशनी की स्पीड आपको बिल्कुल वैसी की वैसी ही नजर आएगी। यह उस समय की सोच के बिल्कुल खिलाफ था। न्यूटन की दुनिया में रफ्तार हमेशा जुड़ती और घटती थी, पर रोशनी वो तो किसी नियम को मान ही नहीं रही थी। न्यूटन के नियमों की इमारत अब हिलने लगी थी। ईथर की वह पटरी जिसे वैज्ञानिक हकीकत मानकर बैठे थे, असल में एक छलावा साबित होने वाली थी। और विज्ञान की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां पुराने नियम दम तोड़ रहे थे। अब कोई ऐसा चाहिए था जो बिना किसी डर के पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर एक नया सच लिख सके। और वो इंसान इस पूरी हलचल से हजारों मील दूर एक धूल भरी मेज पर बैठकर स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट ऑफिस में फाइलों के पन्ने पलट रहा था। क्या वही इंसान इस रहस्य को सुलझाएगा? और यही हम जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, द क्लर्क हु चेंज रियलिटी। दुनिया को लगता है कि बड़े बदलाव बड़े वैज्ञानिकों की बड़ी लैब्स में होते हैं, जहां लाखों डॉलर की मशीनें हो और हजारों लोगों की टीम काम कर रही हो।
लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने वाला इंसान ना कोई प्रोफेसर था, ना कोई रिसर्चर। वो तो फाइलों के बोझ तले दबा एक मामूली सा सरकारी क्लर्क था। ना कोई लैब, ना कोई टीम, ना कोई फंडिंग। आखिर उसने ऐसा क्या देखा जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को नहीं दिखा? और वो शख्स था अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके पास ना कोई टेलीस्कोप था, ना कोई जटिल गणितीय उपकरण, बस एक मेज, कागज के कुछ पन्ने और एक ऐसा दिमाग जो लकीरों के बाहर सोचना जानता था। उसने ऐसा कौन सा सवाल पूछा जिसने पूरे विज्ञान को ही झकझोर कर दिया। साल था 1905। स्विट्जरलैंड के शहर बर्न का एक पेटेंट ऑफिस। यहाँ आइंस्टीन नाम का एक 26 साल का युवा क्लर्क काम करता था। उसका काम था लोगों के नए आविष्कारों की फाइलों को चेक करना और ये देखना कि वो सच में काम करते हैं या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टीन को ये नौकरी इसलिए मिली थी क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी में टीचिंग की कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। किसी प्रोफेसर ने उसे रिकमेंड करने से मना कर दिया था। यानी जो इंसान आगे चलकर विज्ञान का सबसे बड़ा नाम बनने वाला था, उसे उस वक्त कोई गंभीरता से लेने को तैयार नहीं था। दिन भर वह फाइलों में उलझा रहता, लेकिन उसका दिमाग वो कहीं और ही उड़ान भर रहा था। वह ब्रह्मांड के उन सवालों को हल करने की कोशिश कर रहा था जिनका जवाब न्यूटन और मैक्सवेल भी पूरी तरह नहीं दे पाए थे। और यही साल आगे चलकर इतिहास में मिरेकल ईयर यानी चमत्कारी वर्ष के नाम से जाना गया, क्योंकि सिर्फ इसी एक साल में आइंस्टीन ने 4 ऐसे रिसर्च पेपर लिखे जिनमें से हर एक अकेला ही उसे मशहूर करने के लिए काफ़ी था। उस समय विज्ञान एक अजीब मोड़ पर खड़ा था, क्योंकि न्यूटन के नियम अपने समय में बिल्कुल सही साबित हुए थे और मैक्सवेल ने प्रकाश की प्रकृति समझा दी थी। लेकिन दोनों को एक साथ रखने पर एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही थी। समस्या कुछ ऐसी थी। न्यूटन कहते थे, अगर कोई ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और उसके अंदर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे दौड़ता है, तो बाहर खड़े व्यक्ति के लिए उसकी कुल गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी गति जुड़ती है। सीधा साधा कॉमन सेंस वाला हिसाब। लेकिन मैक्सवेल के समीकरण कुछ और ही कह रहे थे। वे बता रहे थे कि प्रकाश की गति हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे स्रोत चल रहा हो या देखने वाला। यानी अगर आप प्रकाश की ओर भी पूरी रफ्तार से दौड़े तो भी उसकी गति नहीं बदलेगी। यहीं विज्ञान रुक गया। दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती थी? या तो न्यूटन गलत था या मैक्सवेल। और आइंस्टीन ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने न्यूटन के बनाए समय के नियमों को ही चुनौती दे दी। और फिर उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध थॉट एक्सपेरिमेंट किया, यानी एक ऐसा प्रयोग जो असल जिंदगी में नहीं बल्कि सिर्फ दिमाग में किया जाता है। आइंस्टीन ने खुद से पूछा, अगर मैं रोशनी की किरण पर सवार हो जाऊं तो मुझे क्या दिखेगा? उसने अपने दिमाग में ही एक ऐसी दुनिया बनाई जहां नियम अलग थे। उसने सोचा, अगर रोशनी की स्पीड कभी नहीं बदलती तो इसका मतलब है कि जो चीज़ बदलनी चाहिए वो है समय और दूरी। यानी समय और स्थान उतने स्थिर नहीं है जितना इंसान सदियों से मानता आया था। इसे एक आसान मिसाल से समझिए। हम मानते हैं कि एक सेकंड ही होता है, चाहे आप कहीं भी हो, कोई भी काम कर रहे हो। लेकिन आइंस्टीन ने कहा, नहीं, समय कोई फिक्स घड़ी नहीं है। अगर आप बहुत तेज रफ्तार से रोशनी की स्पीड के करीब चलते हैं तो आपके लिए समय धीरे चलने लगता है। जैसे कोई रबड़ बैंड हो, समय खींच भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है। आज इसे साइंटिस्ट टाइम डायलेशन कहते हैं। आखिर रोशनी की रफ्तार को बचाने के लिए समय को झुकना पड़ा। यही स्पेशल रिलेटिविटी का सबसे अद्भुत विचार था। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी ने सिर्फ समय और दूरी को नहीं बदला, इसने एक और दरवाज़ा खोल दिया। आइंस्टीन ने महसूस किया, अगर समय, दूरी
और प्रकाश इतने गहराई से जुड़े हैं, तो शायद मास और एनर्जी भी उतने अलग नहीं है जितना दुनिया अब तक मानती आई थी। और वही दीवार जो खुद न्यूटन ने सदियों पहले खड़ी की थी, यहीं से पहली बार E=mc² की नींव रखी गई। और उस रिश्ते को व्यक्त करने के लिए आइंस्टीन को गणित के सिर्फ 4 अक्षरों की जरूरत थी। वो 4 अक्षर जो आज पूरी दुनिया की पहचान बन चुके हैं। वह फॉर्मूला क्या था और उसने इंसानियत को किस खौफनाक और किस खूबसूरत हकीकत के सामने खड़ा कर दिया। और इसमें प्रकाश की गति ही क्यों शामिल हुई, कुछ और क्यों नहीं, यही हम अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर 4 द कोड ऑफ क्रिएशन। सिर्फ 5 चिन्ह E=mc²। दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई दूसरा वैज्ञानिक समीकरण होगा जिसे इतने लोग जानते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक गणित का फॉर्मूला है या फिर यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी भाषा है? आज हम उसी रहस्य का दरवाजा खोलने वाले हैं। साल 1905, जिसे विज्ञान की दुनिया में एनस मिराबिलिस यानी चमत्कारी साल कहा जाता है। आइंस्टीन ने इसी साल एक के बाद एक कई क्रांतिकारी पेपर लिखे, जिनमें स्पेशल रिलेटिविटी वाला पेपर भी शामिल था, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा। लेकिन इस साल के आखिर में उसने सिर्फ 3 पन्नों का एक और छोटा सा पेपर लिखा। नाम था, क्या किसी वस्तु की जड़ता उसकी ऊर्जा पर निर्भर करती है? नाम सुनने में भले ही उबाऊ लगे, लेकिन इसी छोटे से पेपर ने इतिहास के पन्ने हमेशा के लिए पलट दिए। आइंस्टीन ने सोचा, अगर प्रकाश की गति हमेशा स्थिर रहती है और समय तथा दूरी बदल सकते हैं, तो क्या पदार्थ भी उतना स्थिर है जितना हम समझते हैं, या फिर उसके अंदर भी कोई छिपा हुआ रहस्य है? सदियों तक विज्ञान ने मास और एनर्जी को 2 अलग अलग चीजें माना। मास यानी वह जिसे छुआ जा सकता है, जिसका वजन होता है, जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा या हमारा शरीर। और एनर्जी यानी वह जो काम कराती है, जैसे गर्मी, रोशनी, बिजली या गति। दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण थे, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं माना जाता था। आइंस्टीन ने पहली बार इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने कहा, शायद हम अब तक गलत सोच रहे थे। मास और एनर्जी 2 अलग अलग चीजें नहीं है, वे एक ही वास्तविकता के 2 अलग अलग रूप है। इसे ऐसे समझिए, बर्फ, पानी और भाप तीनों दिखने में बिल्कुल अलग लगते हैं। एक ठोस है, एक तरल और एक गैस, लेकिन असल में तीनों एक ही चीज है, सिर्फ पानी के अणु। बस गर्मी या ठंड के हिसाब से उनका रूप बदल गया है। ठीक वैसे ही मास और एनर्जी भी एक दूसरे में बदल सकते हैं। और फिर आइंस्टीन ने इस पूरे विचार को सिर्फ एक छोटे से समीकरण में लिख दिया, E=mc²। स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से आइंस्टीन ने सोचा, मान लीजिए कोई वस्तु रोशनी की एक किरण छोड़ती है। वह रोशनी अपने साथ थोड़ी सी ऊर्जा और थोड़ा सा मोमेंटम लेकर जाती है। रोशनी के रूप में जो ऊर्जा बाहर गई, वह कहीं ना कहीं वस्तु के मास से ही निकली थी। मास और एनर्जी को अगर हम अलग माने तो पूरा हिसाब टूट जाता है, और उन्हें एक ही चीज के 2 रूप मानने पर सब कुछ फिट बैठ जाता है। यही वो गणितीय मजबूरी थी जिसने आइंस्टीन को E=mc² तक पहुंचाया। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, बल्कि स्पेशल रिलेटिविटी का एक जरूरी अनिवार्य नतीजा था। अब आइए इसे धीरे धीरे समझते हैं। यहाँ E का मतलब है एनर्जी यानी ऊर्जा, M का मतलब है मास यानी द्रव्यमान, और C का मतलब है प्रकाश की गति, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है c² यानी प्रकाश की गति का वर्ग। अब जरा सोचिए, आइंस्टीन ने इस समीकरण में प्रकाश की गति को ही क्यों चुना? क्योंकि दोस्तों, प्रकाश इस ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है,
और स्पेशल रिलेटिविटी ने पहले ही दिखा दिया था कि प्रकृति का हर नियम इसी गति के आसपास अपना व्यवहार बदलता है। इसलिए जब भी मास को एनर्जी में बदलने की बात होगी तो उसका संबंध भी प्रकाश की इसी गति से होगा। और दोस्तों, जब इस गति का वर्ग किया जाता है तो ये संख्या इतनी विशाल हो जाती है, करीब 90,000 अरब। यानी बहुत ही कम मास के अंदर भी अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा छिपी होती है। इसे ऐसे समझिए, आपके हाथ में रखा एक साधारण सा सिक्का अगर पूरी तरह ऊर्जा में बदल जाए तो उससे निकलने वाली ऊर्जा एक पूरे शहर को कई दिनों तक बिजली दे सकती है। इतनी छोटी सी चीज, इतनी बड़ी ताकत, सिर्फ इसलिए क्योंकि C² का नंबर इतना ज्यादा बड़ा है। जब ये समीकरण पहली बार प्रकाशित हुआ तो बहुत कम लोगों को उसकी असली गहराई समझ आई। ज्यादातर लोगों को लगा ये सिर्फ एक और गणितीय समीकरण है, कागज पर लिखी हुई कुछ लाइनें। और कई सालों तक ये सिर्फ कागज पर ही रहा, किसी ने इसे प्रयोगशाला में परखा तक नहीं था। पहली बार साल 1932 में दो वैज्ञानिकों जॉन कोक्रॉफ्ट और अर्नेस्ट वोल्टन, इन्होंने एक प्रयोग में परमाणु के केंद्र को तोड़ा और निकली हुई ऊर्जा को बड़ी बारीकी से नापा। जब उन्होंने अपने नतीजों की तुलना आइंस्टीन के फॉर्मूले से की तो दोनों एकदम सटीक मेल खा गए। यानी लिखे जाने के 27 साल बाद पहली बार ये प्रयोग करके साबित हुआ कि E=mc² सिर्फ कागजी गणित नहीं बल्कि हकीकत है। आइंस्टीन के ये समीकरण लिखने के कुछ दशकों बाद दुनिया को एहसास होने वाला था कि इन 5 चिन्हों के अंदर पूरे शहर को रोशन करने की ताकत भी छिपी है और पूरे शहरों को मिटा देने की भी। आइंस्टीन ने सृष्टि का सबसे गहरा सच तो लिख दिया था, लेकिन शायद उसे खुद नहीं पता था कि उसने इंसानियत के हाथ में क्या दे दिया है। उसने एक ऐसी किताब का पहला पन्ना खोल दिया था जिसे एक बार पढ़ लेने के बाद इंसान कभी भी पहले जैसा नहीं रह सकता था। सवाल ये नहीं था कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं, सवाल ये था क्या इंसान उस ऊर्जा को आज़ाद करने के लिए तैयार है। और जब वह ऊर्जा आज़ाद हुई तो उसने दुनिया को वह दिखाया जो कोई नहीं देखना चाहता था। अगले अध्याय में हम उस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां विज्ञान का यह खूबसूरत सच एक भयानक हकीकत बन गया। चैप्टर 5, द अवेकिंग ऑफ द एटम। आइंस्टीन ने बता दिया था कि हर चीज के अंदर ऊर्जा का एक पूरा समुंदर छिपा है, लेकिन सिर्फ बताना काफी नहीं था। सवाल यह था, क्या इंसान उस समंदर को कभी सच में देख पाएगा? क्या वह अदृश्य शक्ति जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं था, उसे बाहर निकालना मुमकिन था? या फिर यह सिर्फ गणित की एक खूबसूरत थ्योरी बनकर किताबों में ही दबी रह जाएगी? 3 दशक बाद इसका जवाब एक छोटी सी लैब में मिलने वाला था, और वो जवाब दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे थे। वो एटम के उस छोटे से केंद्र को समझने की कोशिश कर रहे थे जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। इतना छोटा कि अगर एक एटम को पूरे फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा कर दिया जाए तो उसका न्यूक्लियस स्टेडियम के बीचों बीच रखे एक मटर के दाने जितना होगा। किसी को नहीं पता था कि उस छोटे से बिंदु के अंदर ब्रह्मांड की कितनी बड़ी ताकत सोई हुई है। साल 1938, जगह थी बर्लिन, जर्मनी। 2 वैज्ञानिक ओटो हैन और लीज माइटनर यूरेनियम नाम के एक भारी तत्व पर प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने यूरेनियम को न्यूट्रॉन्स की बौछार से टकराया। वे उम्मीद कर रहे थे कि इससे कुछ नया भारी तत्व बनेगा, लेकिन जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। जब उन्होंने प्रयोग के नतीजों को देखा तो वे दंग रह गए। यूरेनियम का एटम 2 हिस्सों में टूट गया था, लेकिन जब उन्होंने उन टुकड़ों को तोला तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उन टुकड़ों का कुल वजन असली यूरेनियम से थोड़ा कम था। मास कहीं गायब हो चुका था। आखिर वो गया कहाँ? लीज माइटनर ने आइंस्टीन के उसी फॉर्मूले E=mc² को याद किया
उन्होंने महसूस किया कि वो गायब हुआ मांस असल में खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वह आइंस्टीन के नियम के मुताबिक ऊर्जा में बदल गया था। एटम टूटते ही उसने अपने अंदर की ऊर्जा को बाहर फेंक दिया था। माइटनर और उनके भांजे ओटो फ्रीस ने मिलकर इस घटना को एक नाम दिया, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी परमाणु विखंडन। इसे एक आसान मिसाल से समझिए। मान लीजिए एक बड़ा सा फूला हुआ गुब्बारा है जिसे आप अचानक छोड़ देते हैं तो वह बहुत तेजी से अपने अंदर की हवा बाहर फेंकता है। एटम का टूटना भी कुछ ऐसा ही था। जैसे ही एटम के केंद्र को तोड़ा गया, उसने एक भयानक ऊर्जा की लहर पैदा कर दी। आइंस्टीन का फॉर्मूला अब सिर्फ कागज पर नहीं था, वह अब आंखों के सामने प्रयोगशाला में साबित हो चुका था। यह विज्ञान की एक अद्भुत जीत थी। इंसान ने कुदरत की सबसे बड़ी ताकत को अपने काबू में कर लिया था, लेकिन इस खोज ने दुनिया को रातों रात दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वैज्ञानिकों का उत्साह था कि ब्रह्मांड का एक और राज खुल गया, और दूसरी तरफ उस समय दुनिया में चल रहा था दूसरा विश्व युद्ध। हेन और माइटनर ने तो बस ये साबित किया था कि एटम को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उस समय जर्मनी में तानाशाहों का राज था। जब उन्हें पता चला कि यूरेनियम के टूटने से इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा निकल सकती है, तो उनकी नज़रें बदल गई। इसी डर की वजह से कि कहीं ये ताकत सबसे पहले तानाशाही हाथों में न चली जाए, कुछ ही समय बाद आइंस्टीन ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने इस खोज की गंभीरता के बारे में आगाह किया। अब ये सवाल नहीं था कि एटम कैसे टूटता है, सवाल ये था कि इस नई ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ होगा। क्या हम इस ऊर्जा से दुनिया को रोशन करेंगे, या फिर एक ऐसा हथियार बनाएंगे जो इंसानियत के वजूद को ही मिटा दे। इतिहास का वो पन्ना पलटने वाला था जिसे आइंस्टीन ने कभी लिखने की सोची भी नहीं थी। चैप्टर 6, द शैडो ऑफ द बॉम्ब। विज्ञान कभी भी बुरा नहीं होता, वह सिर्फ एक औजार है, बिल्कुल एक चाकू की तरह, जिससे आप फल भी काट सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब इंसान के हाथ में वह औजार आता है जिसकी ताकत लगभग भगवान के बराबर हो, तो क्या वह उसका इस्तेमाल सर्जन के लिए करेगा या विनाश के लिए? 1939 में दुनिया ठीक इसी एक सवाल के बीच खड़ी थी। उसी समय यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। नाजी जर्मनी तेजी से ताकतवर बन रहा था। कई वैज्ञानिकों को डर था कि अगर जर्मनी ने सबसे पहले परमाणु बम बना लिया तो पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। प्रयोगशाला में तोड़ा गया वो छोटा सा एटम अब दुनिया के सबसे तानाशाही शासकों की नज़रों में था। सबको पता था कि जिसके पास ये तकनीक होगी वही दुनिया का मालिक बनेगा। इसी डर के कारण 1939 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। और दिलचस्प बात यह है कि ये चिट्ठी असल में आइंस्टीन ने खुद नहीं लिखी थी। इसे लिखा था हंगरी के एक वैज्ञानिक लियो सिलार्ड ने, जो इस खतरे को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित थे। आइंस्टीन ने सिर्फ उस पर अपने दस्तखत किए क्योंकि उस समय दुनिया में उनके नाम जितना वजन किसी और वैज्ञानिक के नाम में नहीं था। उस पत्र में चेतावनी दी गई थी कि यूरेनियम से अत्यंत शक्तिशाली बम बनाया जा सकता है और अमेरिका को इस दिशा में तुरंत शोध शुरू करना चाहिए। ध्यान दीजिए, आइंस्टीन ने परमाणु बम डिजाइन नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ संभावित खतरे की चेतावनी दी थी। लेकिन यहीं से इतिहास की दिशा बदल गई। अमेरिका को लगा कि उन्हें जर्मनी से पहले पहुंचना होगा और शुरू हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट, इंसानियत का अब तक का सबसे गुप्त और सबसे बड़ा वैज्ञानिक मिशन। रॉबर्ट ओपनहाइमर की अगुवाई में हजारों वैज्ञानिकों की एक टीम अमेरिका के एक सुनसान रेगिस्तान इलाके में जुट गई, इतनी गोपनीयता के साथ कि इस पूरे शहर का नाम तक किसी नक्शे पर नहीं था। अब जरा सोचिए,
अगर एक एटम टूटने पर थोड़ी सी ऊर्जा निकलती है, तो लाखों करोड़ों एटम अगर एक ही पल में टूट जाए तो क्या होगा। और यही था चेन रिएक्शन यानी श्रृंखला अभिक्रिया। एक न्यूक्लियस टूटता है, उससे निकलने वाला न्यूट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, फिर वो तीसरे को तोड़ते हैं, फिर चौथे को, और ये सिलसिला मिली सेकेंड्स यानी एक सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है। जब हजारों लाखों एटम एक साथ टूटते हैं तो जो ऊर्जा निकलती है वह हजारों टन आम बारूद के बराबर होती है, वो भी एक सेकंड से भी कम समय में। यानी E=mc² अब सिर्फ कागज पर लिखा एक समीकरण नहीं रहा था, वह एक वास्तविक विस्फोटक हकीकत बन चुका था। 16 जुलाई 1945 अमेरिका के न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। इसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। जब विस्फोट हुआ तो कुछ ही क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो पृथ्वी पर दूसरा सूरज उगाया हो। विस्फोट की रोशनी इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर बैठे लोगों को भी महसूस हुई। वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जब उस दृश्य को देखा तो उनके मुंह से भगवत गीता की एक पंक्ति निकली, जिसका मतलब कुछ ऐसा था कि वो खुद को उस पल काल यानी विनाश की शक्ति जैसा महसूस कर रहे थे। वह फॉर्मूला जो कभी तारों की चमक समझने के लिए लिखा गया था, अब रेगिस्तान की रेत को शीशे में बदल रहा था। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी। पलक झपकते ही 2 शहर तबाह हो गए। जिस ऊर्जा की आइंस्टीन ने सिर्फ कागज पर कल्पना की थी, उसने इंसान को हमेशा के लिए बदल दिया। दुनिया भर के लोग अब विज्ञान को एक नई डरी हुई नज़र से देखने लगे थे। क्या हमने तरक्की की थी या हमने खुद अपने विनाश का रास्ता खोल दिया था? जब युद्ध खत्म हुआ तो आइंस्टीन बेहद दुखी थे। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि अगर उन्हें पहले से पता होता कि जर्मनी परमाणु बम बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगा, तो शायद वे उस चेतावनी वाले पत्र पर कभी हस्ताक्षर ही नहीं करते। उनकी खोज का मकसद था मानवता को ज्ञान देना, ब्रह्मांड को समझना, विनाश नहीं। वो फॉर्मूला जो ब्रह्मांड का सबसे गहरा सच खोलने आया था, इंसान के हाथ में आकर एक जहर भी बन सकता है। आज हम उसी परमाणु युग में जी रहे हैं। सवाल यह है, क्या आइंस्टीन की उस जमी हुई रोशनी यानी E=mc² का इस्तेमाल हम सिर्फ तबाही के लिए करते रहेंगे, या क्या हम कभी उस शक्ति को इस तरह समझ पाएंगे जो हमें खत्म नहीं बल्कि आगे ले जाए। चैप्टर 7 द कॉस्मिक लेगेसी। अगर आप आज रात आसमान की तरफ देखें तो आप सिर्फ तारे नहीं देख रहे हैं, आप उन अरबों खरबों छोटे छोटे विस्फोटों को देख रहे हैं जहां आइंस्टीन का वही फॉर्मूला हर पल हर सेकंड काम कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब असल में किस चीज से बने हैं? इंसानियत ने E=mc² का इस्तेमाल करके शहर तो जला दिए, लेकिन क्या उस फॉर्मूले का असली मकसद तबाही था, या फिर हमने सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखा और पूरी तस्वीर को मिस कर दिया? युद्ध के काले बादलों के छटने के बाद दुनिया को धीरे धीरे समझ आया कि परमाणु ऊर्जा सिर्फ बम नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब इस फॉर्मूले को और गहराई से देखा तो उन्हें पता चला कि पूरा ब्रह्मांड ही इसी फॉर्मूले पर चल रहा है। सूरज की गर्मी, तारों की चमक, ये सब क्या है? यह न्यूक्लियर फ्यूजन है, यानी विखंडन का ठीक उल्टा। जहां एटम को तोड़ने की जगह उन्हें आपस में जोड़ा जाता है। सूरज हर सेकेंड करोड़ों टन हाइड्रोजन को आपस में जोड़ता है, थोड़ा सा मास कम करता है और उसे ऊर्जा यानी रोशनी और गर्मी में बदल देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यूरेनियम के टूटने में देखा था, बस उल्टी दिशा में। यानी वही समीकरण जिसने हिरोशिमा में तबाही मचाई, हर रोज करोड़ों साल से सूरज को जलाए रखता है ताकि धरती पर जिंदगी बनी रह सके। हमने सोचा था कि हम आग से खेल रहे हैं, लेकिन असल में आग तो हमारे अंदर और हमारे ऊपर
पूरे ब्रह्मांड में पहले से ही जल रही है। हमने बस उस आग को समझना और इस्तेमाल करना सीख लिया था। तो सवाल ये था, क्या हम इस ज्ञान को हमेशा के लिए सिर्फ डर में बदल देंगे या हम इसे अपनी तरक्की का जरिया बनाएंगे? आज E=mc² सिर्फ एक समीकरण नहीं है। जब आप अस्पताल में PET स्कैन मशीन के अंदर जाते हैं, जिसमें डॉक्टर शरीर के अंदर की तस्वीरें देखने के लिए हल्के रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, तब भी यही फॉर्मूला काम करता है। जब आप अपने फ़ोन में GPS इस्तेमाल करके रास्ता ढूंढते हैं, या जब वैज्ञानिक दूर के सितारों की उम्र और उनकी बनावट का पता लगाते हैं, हर जगह आइंस्टीन का यही फॉर्मूला पर्दे के पीछे से काम कर रहा होता है। हमने तबाही के डर से आगे बढ़कर अब इसे बीमारियों को पहचानने, इलाज करने और भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा खोजने में भी लगा दिया है। दुनिया भर के कई देशों में आज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लाखों घरों को बिजली दे रहे हैं, बिना कोई धुआं छोड़े। आइंस्टीन ने हमें ब्रह्मांड का व्याकरण सिखाया था। अब यह हमें तय करना है कि हम उससे कौन सी कहानी आगे लिखते हैं। एक बहुत ही गहरी बात है, हमारे शरीर में मौजूद लगभग हर भारी तत्व, जैसे कैल्शियम, आयरन, ऑक्सीजन, ये सब कभी किसी तारे के अंदर इसी नाभिकीय फ्यूजन की प्रक्रिया से बना था। जब वो तारे अरबों साल पहले फटे, तभी ये सारे तत्व अंतरिक्ष में बिखरे और आखिरकार धरती तक और हम तक पहुँचे। हमारा शरीर का हर एक कण कभी ना कभी उसी E=mc² की प्रक्रिया से गुजर चुका है। हम अलग नहीं हैं, हम ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी नहीं चाहता कि उनका नाम मौत और तबाही के नाम के साथ जुड़ जाए। उन्होंने तो बस एक पहेली सुलझाई थी, रोशनी की। शायद इसलिए अपने आखिरी दिनों में उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी मौत के बाद कोई बड़ा समारोह या स्मारक ना बनाया जाए। उन्हें बस एक ऐसे इंसान की तरह याद रखा जाए जिसने कुदरत की खूबसूरती को गणित के एक पन्ने पर उतार दिया था। तो अगली बार जब आप अंधेरे में एक बल्ब जलाएं या रात को आसमान की तरफ देखें, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ रोशनी नहीं देख रहे हैं, आप उस जमी हुई ऊर्जा को देख रहे हैं जो हम सबके अंदर भी मौजूद है। हम सब जमी हुई रोशनी ही तो है।